हाथी और चींटी की कहानी तो हम सबने बचपन में सुनी है। एक घमंडी हाथी, एक छोटी सी चींटी और आखिर में एक सबक। कहानी बहुत सीधी लगती है ना? हाँ बिल्कुल। पर आज हम इसी जानी पहचानी कहानी को थोड़ा कुरेदने वाले हैं। ये देखने के लिए कि क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए है या इसमें शक्ति, अहंकार और विद्रोह को लेकर कुछ गहरे सबक भी छिपे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के किरदारों की साइकोलॉजी और उनकी रणनीतियों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है एक विशाल हाथी से, जो जंगल में अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन करता है। हाँ, छोटे जानवरों को सताना, पेड़ों को उखाड़ देना, एक तरह से वो जंगल का दबंग है। सवाल ये है कि उसे ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस होती है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, मनोविज्ञान में इसे अक्सर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से जोड़ा जाता है। अच्छा। तो हो सकता है हाथी अपनी पहचान सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत से ही जोड़कर देखता हो। बिल्कुल। उसे लगता होगा कि अगर वो लगातार अपनी ताकत नहीं दिखाएगा तो शायद उसकी कोई पहचान ही नहीं रहेगी। तो उसका हर एक्शन एक तरह से खुद को यकीन दिलाने की कोशिश है कि मैं शक्तिशाली हूं। सही कहा। मतलब उसका घमंड उसकी ताकत नहीं बल्कि शायद उसकी कमजोरी का प्रतीक है। और कहानी में मोड़ तब आता है जब उसका सामना होता है एक ऐसी चींटी से जो उसकी इस धौंस को मानने से इनकार कर देती है। हाँ, जब हाथी उस पर पानी फेंकता है तो वो पलटकर सवाल करती है। और हाथी के लिए एक झटका है। उसे चुनौती की आदत नहीं है, वो भी इतने छोटे जीव से। तो वो उसे कुचलने की धमकी देता है, जो दिखाता है कि जब तर्क खत्म हो जाता है हाँ। तो ताकतवर सिस्टम बल प्रयोग पर उतर आता है। ये तो शक्ति के असंतुलन का क्लासिक मामला है। बिल्कुल। जहां एक पक्ष को लगता है कि उसे कोई जवाबदेह ठहरा ही नहीं सकता। और यहीं से कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। चींटी बदला लेने का फैसला करती है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। चींटी जो करती है उसे हम असम्मित युद्ध का एक बेहतरीन उदाहरण मान सकते हैं। असम्मित युद्ध? हाँ, मतलब जब एक कमजोर पक्ष ताकतवर दुश्मन से सीधे नहीं लड़ सकता तो वो उसकी सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है। वाह, हाथी की सूंड उसकी एक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन वही उसकी सबसे संवेदनशील जगह भी है। चींटी सीधे हाथी से नहीं भिड़ती, वो सिस्टम के अंदर घुसकर उसे पैरालाइज कर देती है। आज के दौर में स्टार्टअप्स भी तो यही करते हैं। सही पकड़ा। बड़ी बड़ी कंपनियों के इकोसिस्टम में कोई छोटी सी कमी ढूंढकर उन्हें चुनौती दे देते हैं। और चींटी का ये दाव काम कर जाता है पूरी तरह से। हाथी दर्द से तड़पने लगता है। एक पल में जंगल का राजा एक छोटी सी चींटी के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है। वो माफी मांगता है। पर क्या ये बदलाव असली है? मतलब क्या ये दिल से आया है या सिर्फ उस दर्द से बचने की एक कोशिश? ये कहानी का सबसे जटिल हिस्सा है। पहली नजर में तो ये डर से उपजा बदलाव ही लगता है। हाँ। लेकिन कहानी हमें ये भी बताती है कि उसे पहली बार उस दर्द का अनुभव हुआ जो वो दूसरों को देता था। अच्छा। इसे हम सुधारात्मक पीड़ा कह सकते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा दर्द जो किसी को उसकी गलतियों का एहसास कराए। तो कहानी का संदेश तो यही है कि इस अनुभव से हाथी में सहानुभूति पैदा हुई। हाँ, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या पीड़ा से पैदा हुई सहानुभूति स्थायी होती है? क्या डर खत्म होने पर हाथी वापस अपने पुराने स्वभाव पर नहीं लौट जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। तो इस कहानी ने हमें सिर्फ ये नहीं सिखाया कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे सबसे मजबूत दिखने वाले सिस्टम में भी कमजोरियां छिपी होती हैं। और कैसे एक छोटी सी सही जगह पर की गई चोट पूरे ढांचे को हिला सकती है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कहानी का अंत तो सुखद है, हाथी बदल गया, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या असल जिंदगी में भी एक दर्दनाक घटना किसी के स्वभाव में इतना बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकती है? या फिर सच्चे और स्थायी बदलाव के लिए सिर्फ एक घटना काफी नहीं, बल्कि लगातार आत्ममंथन और सीखने की प्रक्रिया की जरूरत